So, hello learners, welcome to IS Pradhan. Here, your friend again with the new lesson, and this is chapter 20 सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काफ़ी तेज कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लग रहा है, तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, देखना है जितना हो सके उतना, एंड इसको लाइक कर दो क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है ना गाइज कि जब तक आप लाइक नहीं करोगे ना, जब तक रिकमेंड नहीं करेगा वीडियोज़ को। और इतना हाई कंटेंट और इतना हार्ड वर्क करने के बाद हमको सिर्फ वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स तक, उन एस्पिरेंट्स तक जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशन। एंड हमने पूरी जान लगा रखी है, ओके। नए एजुकेटर से भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए आपका सपोर्ट। तो सपोर्ट करो, बताओ लोगों को हमारे इनिशिएटिव के बारे में, यस ओके। स्प्रेड करो इसको, तो दबा के शेयर करो, लाइक करो, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं, ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 74 और 75 आर्टिकल कुछ हिंट देते हैं, थोड़ा बहुत जनरल मैनर में समझाते हैं। And वो क्या है, वैसे प्रेसिडेंट वाले लेसन में इसको समझाया हुआ है मैंने। सो 74 आर्टिकल डिस्कस करता है बेसिकली स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। एंड आर्टिकल 75 डील करता है अपॉइंटमेंट कैसे होगा, टेन्योर कैसे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स, तो ये सब बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो 74 आर्टिकल में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इसलिए बनाया गया है ताकि वो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस कर सके, ओके। पहला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। ये हमने 3 बार, लास्ट कुछ 3 टॉपिक्स में 3 बार डिस्कस कर लिया हमने, ये प्राइम मिनिस्टर वाले में और प्रेसिडेंट वाले में, और अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो अब ये मिनिस्टर्स जो एडवाइस करते हैं ना प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट के अंदर इंक्वायर नहीं किया जा सकते, यानी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, उनको 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 क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 75 आर्टिकल में क्या लिख रहा है, अदर जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, है ना। अदर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, राइट। इस तरीके से आर्टिकल 74 और 75 याद रखना है इनको, ओके। सो टोटल, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं, यानी कि टोटल कितने मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंक्लूडिंग। अर्थ का अनर्थ कर देता है ये एग्जाम के अंदर, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कितने हो सकते हैं बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। यानी कि अगर लोकसभा में किसी साल 552 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इसके 15% जो है उतने ही मिनिस्टर बन सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और ये प्रोविजन कब ऐड किया गया, ये प्रोविजन ऐड किया गया सर एंड मैम 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में, ओके। नेक्स्ट आता है आपका कि कोई भी मेंबर, कोई किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट का, बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई मेंबर अपना पार्टी चेंज कर लेता है, ठीक है, आफ्टर द इलेक्शन, तब उसको डिफेक्शन बोला जाता है। और भी बहुत से रीजंस और पैरामीटर्स हैं डिफेक्शन के, जैसे अगर मान लीजिए पार्टी विप का अगर फॉलो नहीं किया जाता, पार्टी विप अगर आया किसी के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, कि आपको इन्हें वोट करना है, और अगर आप उसको वोट नहीं करते तो भी डिफेक्शन माना जाता है, ओके। तो उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, डिफेक्टिव पर्सन है, उनको नहीं बनाया जाता मिनिस्टर। ये भी 91st अमेंडमेंट ने ही ऐड किया। मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 4थी बार डिस्कस कर लिया हमने ये, ठीक है। तो ये बहुत ही एक रिवीजन सा टॉपिक चल रहा है हमारे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट चीज़ें भी आएंगी इसके अंदर, इसलिए स्किप मत करना, देखना। प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी को। नेक्स्ट आता है कि जो मिनिस्टर्स है ना, जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, वो 6 महीनों के लिए मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको मिनिस्टर के पद से हटा सकते हैं, ठीक है, जो कि एमपी नहीं है। सैलरी एंड अलाउंसेस जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ ये सब बातें, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम। ये बहुत ही जनरल सी चीज़ है, ठीक है, ये सब आपको याद होना ही चाहिए। आर्टिकल 77 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, वो प्रेसिडेंट के नेम पे लेगी, बिल्कुल सही बात, हमने डिस्कस किया ही है। एंड ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि प्रेसिडेंट के नाम पर बनाए जाएंगे, एग्जीक्यूट किए जाएंगे, उनको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, वो ऑथेंटिक इसलिए होगा क्योंकि उनको इसी रूल्स के बेसिस पे बनाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो कभी भी कोई पॉलिसी या फिर इस तरीके की रूल्स बनाए जाते हैं तो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो प्रेसिडेंट के द्वारा
के इंस्ट्रूमेंटली उनको यूज़ किया गया और एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स फॉर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। ये भी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड बिजनेस और अलोकेशन से रिलेटेड सब चीज़ें के लिए रूल कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। 78 आर्टिकल की बात करें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ हमने लास्ट लेसन में डिस्कस की थी। ठीक है, तो वो आप देख लेना। 70 अब आता है आपका आर्टिकल 88। तो ये है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेस। कैसे होगा कि एवरी मिनिस्टर को राइट होगा कि किसी भी हाउस में जा कर के वहाँ पर बोल सकते हैं और उसकी प्रोसीडिंग्स पे पार्ट ले सकते हैं। याद रखना कि मिनिस्टर मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो, लोकसभा से होते हैं मैक्सिमम, तो वो किसी भी हाउस में जाकर के बैठ सकता है, सुन सकता है बातें। ओके, एनी जॉइंट सिटिंग जब भी होगी हाउस की और एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज अ मेंबर बट ही शेल नॉट बी इंटाइटल टू वोट। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखना कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस और एनी कमेटी जब पार्लियामेंट में बनाई जाएगी तो और जिसमें ये मेंबर होंगे तो उसमें ये वोट नहीं कर सकते। अब आती है बात कि क्या नेचर है इनकी एडवाइस का, मिनिस्टर्स की एडवाइस का। तो आर्टिकल 74 वही बात कि प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा और एडवाइस करेगा किसको? राष्ट्रपति जी को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बात बहुत कॉमन है 44th एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, कि ये दोनों ही ये जो एडवाइस देंगे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो बाइंडिंग होगी राष्ट्रपति पे, यानी कि और कोई चारा नहीं है उनके पास। बेसिकली उनकी जॉब भी यही है। ओके, राष्ट्रपति की। और ये जो एडवाइस होगी ना वो कभी भी किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जा सकती। ओके, सो दिस प्रोविजन एम्फेसाइजेस द इंटीमेट एंड द कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर्स। अब एक बहुत ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ आज आपको मैं। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वैसे ही काम करना बंद कर देगी, बिकॉज सब मिनिस्टर्स को हटा दिया गया है ना, तो आर्टिकल 74 मैंडेटरी है, यहाँ पर ये बात करी गई है। तो आर्टिकल 74 को हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सरसाइज नहीं करेगा विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि डिसोल्यूशन के टाइम पे। अब एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्टिकल 74 का वायलेशन होगा वो, अगर राष्ट्रपति कोई भी डायरेक्शन या कोई भी काम करते हैं तो, जब लोकसभा डिसॉल्व है। और 1974 में फिर से ये बात कही गई कि वेर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर बात आती है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है किसी भी स्टेप को लेते वक्त, तो ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन है, जिनकी एडवाइस पर एड पर प्रेसिडेंट अपनी सब पावर्स और फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक बहुत छोटी सी बात यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, ये मैंने समझा दिया है लास्ट सेशंस में कि प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट बाकी मेंबर्स और बाकी जो एमपीज हैं उनको मिनिस्टर्स बनाते हैं। और मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाकर के बोल सकता है और पार्ट ले सकता है। ओके, यही बात। एंड ओथ एंड सैलरी की बात हम करते हैं तो वही सेम जो हमने बात करी, टू बियर द ट्रूथ एंड एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्ड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, फेथफुल और कॉन्साइंटियसली चार्ज करेंगे इनकी ड्यूटीज़, एंड हर डू राइट टू ऑल द मैनर्स ऑफ द पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर एंड फेवर, अफेक्शन एंड इल विल, चाहे रियलिटी में कुछ भी बताऊँ। ठीक है, चलो वो बात अलग है। अब बात करते हैं कि 1990 में जो ओथ ली थी देवीलाल ने एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उसको चैलेंज किया गया था एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की ही ओथ के बारे में बताया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ये ओथ एक वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो इज डिस्क्रिप्टिव ओनली एंड सच डिस्क्रिप्शन डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली बहुत सिंपल सी बात यह है कि जैसे कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी को भी एज अ डिफरेंट एज अ जो सेवरल मिनिस्टर है उन्हीं की तरह लिया गया, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह है। और ये कहा गया कि जब तक ओथ के सब्सटेंटिव पार्ट जितना भी है वो करेक्ट है तब तक ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी। सैलरीज वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, लेकिन वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम। ओके, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं मिनिस्टर्स की। सबसे पहले कि कलेक्टिव आर्टिकल 75 में क्या लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा को, ये क्लियरली स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब ये है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना
वो उनकी अपनी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के तरफ, ठीक है, फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन इन कमीशन, ठीक है। सो दे वर्क एज अ टीम एंड स्विम और सिंक टुगेदर, यानी कि अगर एक मिनिस्टर, बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द लोकसभा पासेस द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है कि हम इस गवर्नमेंट, और देखो यहाँ पर गवर्नमेंट इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है, ठीक है, गवर्नमेंट इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, समझ लीजिए कि सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज हु आर फ्रॉम द राज्यसभा। राज्यसभा भी कोई एक्सक्लूड नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर तो कहीं भी जा सकते हैं। अल्टरनेटिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कैन एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा, कह सकते हैं वो, ऑन द ग्राउंड्स दैट हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल फॉर अ फ्रेश इलेक्शन। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल टेक्टिक है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सर ने यूज़ करी थी, लेकिन उन्हीं के लिए बैकफायर कर गया वो, और वो फेल हो गए दोबारा गवर्नमेंट बनाने में। यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि वो जनता का मैंडेट देखते हैं कि किस टाइम पे हमारा जो वोट बेस है किस टाइम पे हमारे फेवर में है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल टेक्टिक्स है, और जब उनको लगता है कि पॉलिटिकल जो हमारा वोट बैंक है हमारे फेवर में है, उस टाइम पे ये डिसोल्व करवा देते हैं और कहते हैं कि नए इलेक्शन कराएं, फ्रेश इलेक्शन, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा मेजोरिटी में वापस से गवर्नमेंट बनाने का मौका मिले। अब प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो कैबिनेट के डिसीजंस होंगे ना, वो सब कैबिनेट मिनिस्टर पे बाइंडिंग होंगे, यानी कि अगर कैबिनेट मीटिंग हुई और इस पे अगर कोई भी डिसीजन लिया गया तो मिनिस्टर्स के ऊपर हुक्म है वो, ठीक है। और चाहे वो एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन ये उनकी ड्यूटी है हर मिनिस्टर की कि वो कैबिनेट के डिसीजन को ही सपोर्ट करें, स्टैंड बाय करें, ओके, हमेशा, ठीक है, विद इन और आउटसाइड द पार्लियामेंट ऑल्सो। और अगर कोई मिनिस्टर डिसएग्री करता है कैबिनेट डिसीजन से एंड उसको बेसिकली डिफेंड करने से मना कर देता है, तो उनको रिजाइन करना पड़ता है इमीडिएटली, ठीक है, वो बेसिकली अब लायक नहीं है कैबिनेट में रहने के। तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है। सो सेवरल मिनिस्टर्स हैव रिजाइन इन द पास्ट ओइंग टू देयर डिफरेंस विद द कैबिनेट। ऐसा हुआ भी है, कभी ऐसा है नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो एवरग्रीन एग्जाम्पल है। इन्होंने रिजाइन किया था क्योंकि इनके डिफरेंसेस थे हिंदू कोड बिल पे 1953 में, ये चाहते थे, और जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे हिंदू कोड बिल को पास कराना। वो अलग ही डिबेट है, कभी डिस्कस करेंगे। सी डी देशमुख की बात करें तो इन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि इनके डिफरेंसेस थे ऑन द पॉलिसी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और आरिफ मोहम्मद ने भी रिज़ाइन किया था बिकॉज इनके अपोजिशन था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 राजीव गांधी के टाइम पे। बात करते हैं, अभी हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी ना, अब बात करते हैं थोड़ी सी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सो आर्टिकल 75 में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं, एंड इसमें लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, ओके, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट मिनिस्टर को हटा सकता है, ठीक है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। हाउएवर प्रेसिडेंट रिमूव्स अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हमने बात करी। सो इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिससेटिस्फैक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कह सकता है कि या तो आप रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो हटवा दूंगा मैं प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो ये है बात। तो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ये इसलिए करता है क्योंकि उनका एक प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति, और उनको जवाबदेही है लोकसभा में, इसीलिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं की मोस्ट ऑफ द हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयरफॉर अनलेस एंड अनटिल वी क्रिएट दैट ऑफिस एंड endow that office with statutory authority to nominate and dismiss ministers, that there can be no collective responsibility। इसका मतलब है कि जब तक हम एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी नहीं बना देते, यहाँ पर यूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को कि इन मिनिस्टर्स को नॉमिनेट और डिसमिस किया जाए ऑन हिज विल, तब तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ सकती। नेक्स्ट है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये क्या है, ब्रिटेन में जो जितने भी ऑर्डर दिए जाते हैं ऑफ द किंग फॉर एनी पब्लिक एक्ट which is countersigned by a minister, if the order is in violation of any law
द मिनिस्टर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड वुड बी लायबल इन द कोर्ट। देखो अगर वहाँ पे बेसिकली जो पद यहाँ पर प्रेसिडेंट का है वो वहाँ पर किंग का है, तो अगर किंग कोई रूल निकालता है, यहाँ पर कानून निकालते हैं, तो और उसको मिनिस्ट्री बेसिकली काउंटर साइन करते हैं, और अगर वो उससे कुछ गड़बड़ी हो जाती है या फिर वायलेशन होता है, तब वहाँ पे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो लायबल है कि उनको चार्ज किया जाएगा। ठीक है। सो लीगली एक्सेप्टेड फ्रेज इन ब्रिटेन इज कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो किंग तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, यहीं पर ही उनकी नेरो माइंडेडनेस दिखता है। ठीक है, लेकिन ये है एम्पीरियलिस्टिक थिंकिंग अभी भी उनमें। हैंस ही कैन नॉट बी स्यूड इन एनी कोर्ट, यानी कि कुछ भी करे किंग, इनको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। ओके चलो, भारत में ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पब्लिक एक्ट के लिए अगर बेसिकली वो भी साइन करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मिनिस्टर ने कोई लॉ निकाला ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि निकालते ही हैं, तो अब उस ये बेसिकली कोर्ट उसको लेकर के इंक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दी मिनिस्टर्स ने, वो इंक्वायर हो ही नहीं सकती। ठीक है, बिकॉज वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, एक पब्लिक कैपेसिटी के अंदर रह करके अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा एक हिंट देता हूँ आपको, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए या फिर आपको एक दिन के लिए राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो जितने भी आप सब काम करोगे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी के अंदर ही आएगा। ठीक है, उस कंपोजिशन देखें तो तीन तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर समझने की बात आती है। पहले होता है आपके कैबिनेट मिनिस्टर, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, एंड फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। याद रखना है, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हायरार्की याद रखना। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ आता है? ये आता है इनके रैंक्स में, इनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और इनके इमोल्यूमेंट्स में। सो टॉप पे कौन आते हैं आपके? स्टैंड्स द दीज ऑल दीज मिनिस्टर्स स्टैंड द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही। ठीक, अब कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो हेड करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सो फोर्थ। ओके, सो दे आर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। ये जो सबसे हाई लेवल की मीटिंग होगी ना, उसमें बैठेंगे। ठीक है, और पॉलिसीज बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का होता है। सो दस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सटेंड ओवर द एंटायर गैमट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे बड़े मिनिस्टर्स हैं सब। सो दूसरी बात करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट की। सो ये या तो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनका, यानी कि मिनिस्ट्रीज के अंदर कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाए इस तरीके से, या फिर कैबिनेट बेसिकली और कैबिनेट मिनिस्टर्स को इनसे अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, सो इन केस ऑफ अटैचमेंट जब हम बात करते हैं, दे मे आइदर बी गिवन द चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर हेड करते हैं, और इनको स्पेसिफिक आइटम अलॉट कर दिया जाता है कि ये मिनिस्टर हेड कर रहे हैं इसको और आपको ये काम करना है। ओके, सो बोथ केसेस में दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड द गाइडेंस ऑफ द ओवरऑल चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स किनको बेसिकली असिस्ट करते हैं? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और इंडिपेंडेंट चार्ज की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की ही बात कर रहे हैं। इसके अंदर अगर इंडिपेंडेंट चार्ज देता था, तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एज द कैबिनेट मिनिस्टर डू। ठीक है, यानी कि ये ही होते हैं फिर सर्वे सर्वा उसके जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज उनको दिया जाता है। ठीक है, हाउएवर दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स। बट इतना ही फर्क है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह वहाँ पर जा नहीं सकते जब तक इनको इनवाइट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनलेस दे आर स्पेशली इनवाइटेड। फिर पहले हमने बात करी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, फिर हमने बात करी मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। अब बात करते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स की। तो ये कौन होते हैं? ये इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता। सो यस, ये अटैच कर दिए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से और मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, ताकि उन्हें असिस्ट करें इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ से। सो ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते और कैबिनेट की मीटिंग्स को ये भी अटेंड नहीं करते। और ये भी बात जानना ज़रूरी है कि देर इज़ वन मोर कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर्स, उनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ठीक है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, दे आर द मेंबर्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा 100%। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनिस्ट्री। अब कैसे? कि इनका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता अंडर देयर कंट्रोल, दे हैव अटैच्ड टू द सीनियर मिनिस्टर एंड असिस्ट देम इन डिस्चार्ज ऑफ देयर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़। याद रखना, पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को ये स्पेसिफिकली असिस्ट करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स हैं। हाउएवर सिंस 1967 no parliamentary secretaries have been appointed except during the
फर्स्ट फेज होता है राजीव गांधी गवर्नमेंट, इसलिए इनका ज़्यादा प्रचलन है नहीं, इसलिए पता नहीं है आपको, लेकिन ये बात आपको याद रखना, ऐसा कुछ था हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। ओके, सो एट टाइम्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑल्सो इंक्लूड अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये भी हुआ करते थे, तब भी हम इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से बनाया जाता था। कैसे कि मान लीजिए कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई बेसिकली इन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई, अब उनके जो पार्टी लीडर हैं उनको कोई पद नहीं मिला, तब उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता था। सो अब देखते हैं हम ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंसेस है, लेकिन उसके पहले ये देख लो कि कैबिनेट का क्या रोल है। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। सेकंड, चीफ पॉलिसी मेकिंग बॉडी भी है, यही है। उसके अलावा सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी यही है भाई, यानी कि बनाएंगे भी यही और उसको फॉर्मुलेट भी यही करेंगे और एग्जीक्यूट भी यही करेंगे। उसके बाद आते हैं कि चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो भी यही है। एंड इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एडवाइजिंग इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करते हैं एंड उन पर बाइंडिंग भी है, ठीक है। इट इज़ द चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील विद द ऑल इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन है उनमें यही काम करते हैं आपके कैबिनेट। सो जब बात करते हैं हम कोविड की, जब संसद के कोई सत्र थे नहीं, पार्लियामेंट सेशन में थी नहीं, तो सब मीटिंग कैबिनेट ही तो कर रही थी, सब डिसीजन भी उन्होंने लिए। और ऑल मेजर जो लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर है वो ये उनसे निपटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो गए, सीनियर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, उन सबको यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट डील्स विद ऑल फॉरेन अफेयर्स एंड पॉलिसीज, उन्हीं से भी यही देखते हैं। तो अब डिफरेंस ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट में कि ये एक स्मॉलर बॉडी है एंड यहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि 60 to 70, और यहाँ पे मोर देन 50 to 20 मिनिस्टर्स होते हैं। सो ठीक, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात करें तो इसमें 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी। यहाँ पर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और ये पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो हम ये देखो, कैबिनेट पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है। इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये एज अ बॉडी मीट करते हैं फ्रिक्वेंटली एंड यूजुअली वंस इन अ वीक टू डेलिब्रेट एंड टेक डिसीजन, जितने भी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस होते हैं गवर्नमेंट के, तो ये इनके कलेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ क्या है, कैबिनेट, ठीक है। तो इट इज़ वेस्टेड विद ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, और हालांकि इन प्रैक्टिस कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये, ठीक है। सो इट्स फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। तो पार्ट्स भले ही कैबिनेट के हैं, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट हैं कैबिनेट, लेकिन इनके फंक्शन कौन डिटरमाइन करता है, कैबिनेट, राइट। अब इट डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि क्या पॉलिटिकल डिसीजन है और बाइंडिंग होते हैं सब मिनिस्टर्स पे। सो इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, और ये सुपरवाइज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं जितने भी डिसीजन है। अब आप खुद देखो ना, इधर मोदी जी बैठे हुए हैं, इधर शाह जी, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इधर निर्मला सीतारमन जी बैठी हुई हैं, ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इधर पीयूष गोयल बैठे हुए हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, और हमारे नितिन गडकरी जी, ठीक है। तो ये है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। सो ये है स्मॉल जो हम कहते हैं कि जो हमारी कैबिनेट है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दूसरी तरफ है कैबिनेट। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 74 और 75 में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है किस तरीके से क्या सब है इसके अंदर मेंशन है। लेकिन ये कैबिनेट है वो इट वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978 बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं पाया जाता कैबिनेट, ये याद रखना। बस उस टाइम के लिए बताया गया कि आर्टिकल 352 सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया कैबिनेट वर्ड कि जब काउंसिल consisting of the prime minister and other minister of cabinet rank appoint under article 75 and does not describe its power and function. In other words, its role in our political administrative system is based on the convention of the parliamentary government as developed in the Britain. देखो यहाँ पर सही बात नहीं बताई, मैं बताता हूँ कि इमरजेंसी के टाइम पे जब पहले क्या हुआ था 1975 में कि इंदिरा गांधी जी ने बिना पूछे ही कैबिनेट से क्या किया, नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी। तब 44th अमेंडमेंट किया गया और उसमें यह कहा गया कि कैबिनेट से रिटर्न में ही लिखवाना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्रपति
लगा सकते हैं इमरजेंसी। तो ये बात है। ओके, बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कलेक्टिवली लोकसभा को। इधर बात करते हैं कैबिनेट की, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इन्फोर्सेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये इसी का पार्ट है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम ही होगा ना। सो रोल एंड डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, सो राम से मुहिर इन्होंने कहा है कि कैबिनेट इज़ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ स्टेट। ठीक है, लोवेल इनका कहना है कि कैबिनेट इज़ द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क, की स्टोन है पॉलिटिकल आर्क का। सर जोइन मैरियट इन्होंने कहा है कि द कैबिनेट इज द पाइवोट राउंड विच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। ग्लैडस्टोन ने कहा है कि कैबिनेट इज द सोलर ऑर्ब अराउंड विच द अदर बॉडीज रिवॉल्व। राइट। बारकर ने कहा है कि कैबिनेट इज द मैग्नेट ऑफ द पॉलिसी। सिंपल। इंपॉर्टेंट कौन की? सर आइवर जॉनिंग की है। इन्होंने कहा है कि जो कैबिनेट है ना वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की कोर है एंड इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब आप जान लें क्योंकि काफ़ी सारे हैं, कितने ही याद रख लोगे आप। क्या अब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वालों को तो याद करने पड़ते हैं। द कैबिनेट इज द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इतना बेसिकली बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो राम सिंह मुर्मू ने कहा है कि इतना पावरफुल है यहाँ पर ये जो पोजीशन ऑफ कैबिनेट है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट बोलते थे वो। इनकी बुक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, उसमें लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि अ बॉडी विच व्हील्स सच पावर एज दे में फेयरली बी डिस्क्राइब्ड इज द ओमनीपोटेंट, यानी कि सिंगल सेंटर है इनका इन थ्योरी, हाउएवर इनकेपेबल इट मे बी यूजिंग ऑफ द ओमनीपोटेंस। यहाँ पर बात करते हैं। सो इट्स पोजिशन वेन एवर इट्स कमांड्स अ मेजोरिटी इज अ डिक्टेटरशिप ओनली क्वालिफाइड बाय द पब्लिसिटी। ठीक है, तो दिस डिक्टेटरशिप इज फार मोर एब्सोल्यूट दैट इट वॉज 2 जनरेशन अगो। सो बेसिकली इन्होंने जो राम से मुहिर है इन्होंने वो फेज देखा है जब ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है, बेसिकली जो पार्लियामेंट्री मॉडल है जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बनते देखा है, इसलिए इनकी इतनी सारी कमेंट्रीज हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे एक टर्म और दे रखा है कैबिनेट, किचन कैबिनेट। तो ये बेसिकली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो बेसिकली आपकी कैबिनेट बॉडी है। ठीक है, वो एक स्मॉल बॉडी है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक है, सो द इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द फॉर्मल सेंस ये कैबिनेट। लेकिन एक स्मॉलर बॉडी होती है इनर कैबिनेट, किचन कैबिनेट जिनको बोलते हैं, इन्हीं को इनर कैबिनेट ही बोलते हैं। यानी कि जो खासम खास होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के, सबसे खासम खास उनको बुलाया जाता है इसके अंदर। सो एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड इज इनर कैबिनेट। जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थी है, विच कैम टू बी कॉल्ड एज किचन कैबिनेट विच वॉज पर्टिकुलरली वेरी मच पावरफुल। आज भी ऐसा है क्या? मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में। हाँ, क्या आपको लगता है कि इंडिया में इस टाइम पे कोई किचन कैबिनेट या फिर इनर कैबिनेट है? तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप बोल सकते हो कि, लेकिन इसके कुछ मेरिट्स हैं। देखो, जैसे कि एक स्मॉल यूनिट है और ज़्यादा एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो सकती है ना। जैसे कि लार्ज कैबिनेट भी नहीं हो सकती जहाँ पे 15-20 मिनिस्टर्स हैं, उस पर भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, इसलिए। सो इट कैन मीट मोर ऑफन एंड डील विद द मिस, यानी कि बहुत ही आसानी से इनको गैदर किया जा सकता है और मिल सकते हैं कभी भी। ठीक है, सो इट हेल्प्स प्राइम मिनिस्टर इन मेंटेनिंग सीक्रेसी इन डिसीजंस एंड ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी हैं। वो क्या है कि अथॉरिटी को रिड्यूस करता ही है एंड कैबिनेट के स्टेटस, जो कि एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कंट्री के अंदर, उसका स्टेटस को रिड्यूस करता है। सेकंड, इट सर्कमवेंट द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइड पर्सन टू प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सो ये फिनोमिना जो है किचन कैबिनेट का, ठीक है, वो यूनिक नहीं है इंडिया में, ये यूएसए में भी है, ब्रिटेन में भी है। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट के डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसमें एक बात ज़रूर बता दूंगा आपको कि किचन कैबिनेट जो होती है ना, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हीं में से लोग चुनेंगे, नहीं। किचन कैबिनेट में आपके फैमिली मेम्बर से भी कोई हो सकता है। ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत बार एक पर्सनल एडवाइजर्स होते हैं। ठीक है, जो कि आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, कोई एमपी नहीं होते, वो कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके अलावा फैमिली मेम्बर्स और पर्सनल एडवाइजर्स जो होते हैं, या फिर आप मान लो कोई फ्रेंड है प्राइम मिनिस्टर का जो कि इनके बहुत ही ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो ये सब इसके किचन कैबिनेट के पार्ट है। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कैबिनेट कमिटीज़। ठीक है, जब तो ये वाला लेसन कंप्लीट हुआ तो शेयर करो जितना हो सके, और जितना हो सके इतना लोगों को बताओ हमारे इनिशिएटिव के बारे में, और थोड़ा सा ना लाइक कर दो इसको। लाइक करना बहुत ज़रूरी है गाइस। ओके, सो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।